हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास की हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, नेशनलिज्म इन इंडिया। इस वाले चैप्टर के हमने कुछ टॉपिक जो है वो कवर कर लिए हैं। आज हम एक न्यू टॉपिक करेंगे। इससे पहले जो हमने कवर किया था, देखिए उसमें क्या था, उसमें हमने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को कवर किया था। तो देखिए नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में फाइनली क्या हुआ था, उसमें ये हुआ था कि जो चोरा चोरी डिस्ट्रिक्ट था गोरखपुर में, वहां पर लोग ना पीसफुली डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे। एंड आफ्टर दैट जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उन पर फायरिंग स्टार्ट कर दी थी। अब उनकी फायरिंग के बाद जो वो पीसफुली बैठ के सत्याग्रह कर रहे थे, जब उन्होंने उन पर अटैक कर दिया तो उसके अगेंस्ट में उन्होंने उनके ऊपर अटैक कर दिया। किसने? जो सिटीजन्स थे, इंडियन सिटीजन्स थे जो सत्याग्रही थे, उन्होंने ब्रिटिश के जो गवर्नमेंट ऑफिस थे, पुलिस स्टेशन थे, इन सभी पर अटैक कर दिया। पहले स्टार्ट ब्रिटिशर्स ने किया था, उसके बाद जो वो सत्याग्रही थे उन्होंने उनके ऊपर अटैक कर दिया था। इसके बाद जब ये चीज महात्मा गांधी को पता चली तो उन्होंने नॉन कॉर्पोरेशन जो मूवमेंट था उसको कॉल ऑफ कर लिया था। यहां तक हमने चीजें कवर की थी। अब उसके बाद हम देखेंगे कि महात्मा गांधी ने जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया तो उसके बाद चीजें कैसे स्टार्ट हुई थी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का न्यू टॉपिक। देखिए अब इसमें क्या है हमारा टॉपिक, टुवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस हो गया तो ये कैसे चला था, एंड के बाद नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट किस तरीके से चला था। इन फरवरी 1922, फरवरी के 1922 में महात्मा गांधी डिसाइड टू विथड्रॉ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है हम इसे विथड्रॉ कर देंगे, कॉल ऑफ कर देंगे। क्यों डिसाइड किया था उनने? जब चोरा चोरी वाले इंसिडेंट में जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था, पीसफुली जो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, उसमें ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर अटैक कर दिए, क्योंकि वो बोल सकते थोड़े से चिड़े हुए थे, तो इसलिए उन्होंने सिटीजन्स के ऊपर क्या कर दिया, अटैक कर दिया जो उस मूवमेंट को कर रहे थे। अब वो लोग चुप थोड़ी बैठेंगे। जब आप किसी बेचारे चुपचाप बैठे हुए इंसान को मार रहे हो तो चुप थोड़ी बैठेगा। तो उनके जो गवर्नमेंट ऑफिस थे, पुलिस स्टेशन वगैरह थे, रेलवे स्टेशन वगैरह थे, उस पर अटैक कर दिया। क्या हो गया, अब ये सारी चीजें वायलेंट हो गई। और जो महात्मा गांधी थे वो क्या, किसको फॉलो करते थे? नॉन वायलेंस को फॉलो करते थे। अब यहाँ चीजें उल्टी हो गई, वायलेंट हो गया। तो वायलेंट को देखकर महात्मा गांधी ने क्या करा, मूवमेंट कॉल ऑफ कर दिया, क्योंकि वो उनको ये लग रहा था कि लोग जो वो अभी ट्रेंड नहीं है, एक मास स्ट्रगल के लिए ट्रेंड नहीं है। पहले इनको ट्रेंड किया जाएगा, आफ्टर दैट हम दोबारा से मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे। अब देखिए क्या हुआ, ही फेल्ट सत्याग्रह नीडेड टू बी प्रॉपर्ली ट्रेन बिफोर दे वुड बी रेडी फॉर मास स्ट्रगल। उनका ये मानना था कि जो सत्याग्रही हैं उनको जरूरत किस चीज की है, प्रॉपर्ली ट्रेंड होने की, क्योंकि वो लोग ट्रेंड नहीं है किसके लिए, एक मास स्ट्रगल के लिए। एक जो बहुत ही मास स्ट्रगल, बहुत बड़ा जो मूवमेंट हमें करना था, लोग उसके लिए रेडी नहीं है। तो उनको हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उनको हमें ट्रेंड करना पड़ेगा। सम लीडर्स इन कांग्रेस वर ट्राई टू मास स्ट्रगल। कांग्रेस के कुछ लीडर ऐसे थे, देखिए हमने पहले क्या देखा कि कांग्रेस के जो लीडर थे वो पहले तो ये जो मूवमेंट चल रहा था इसको अडॉप्ट नहीं कर रहे थे, बट फाइनली उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। और हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो कांग्रेस के लीडर है ये ट्राई कर रहे थे मास स्ट्रगल का, कि एक बहुत ही लार्ज, बहुत ही मास स्ट्रगल होना चाहिए। जो मूवमेंट चल रहा है इसमें एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट होना चाहिए। दे वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन सो दैट दे कुड ओपोज ब्रिटिश पॉलिसी एंड आर्ग्यू फॉर रिफॉर्म्स। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये चाहते थे कि वो पार्टिसिपेट करे किसे, इलेक्शन को, इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करे। इलेक्शन के अंदर वो पार्टिसिपेट इसलिए करना चाहते थे कि देखो अगर वो इलेक्शन के अंदर में रहेंगे, ब्रिटिश पॉलिसीज को अच्छे से समझ सकेंगे, तो वो उसको अपोज भी कर सकेंगे। जो भी वो रिफॉर्म लाना चाहते हैं, जो भी ब्रिटिशर्स करना चाहते हैं, वो उनको पहले से पता रहेगा। उनके पॉलिसीज के लिए वो आर्ग्यू कर सकते थे, उसको अपोज कर सकते हैं कि ये ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। बट अगर इलेक्शन में ही नहीं होंगे तो वो उसको अपोज किस तरीके से करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। On 1st January 1923, चित्तरंजन दास and मोतीलाल नेहरू formed the Swaraj Party to argue for a return to council politics. तो चित्तरंजन दास थे और मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू जो है वो जवाहरलाल नेहरू के फादर थे। 1923 में उन्होंने ये डिसाइड किया, उन्होंने सोचा कि हमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। किसने? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ये चाहते थे कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो वो उनकी जो भी पॉलिसी है उसको अपोज करेंगे। जो भी ब्रिटिशर्स लॉ लाना चाहते हैं वो उनको पहले से पता होगा, वो उसको अपोज
कर सकते हैं, मतलब वो चेंजेस ला सकते थे अगर वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते तब। बट जवाहरलाल नेहरू हैड सुभाष चंद्र बोस डिड नॉट पार्टिसिपेट एज दे थॉट इंडिया वुड गेट फुल इंडिपेंडेंस बाय मास स्ट्रगल ओनली। अब उसमें दो बिल्कुल यंगर लीडर थे जो यूथ थे, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। इन दोनों ने कहा नहीं, इलेक्शन पॉलिसी जो थी या फिर इलेक्शन में हमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, हमें काउंसिल पॉलिटिक्स में नहीं जाना है। हम क्या कर सकते हैं, बिना इलेक्शन में गए ही हम एक मास स्ट्रगल के थ्रू इंडिया को इंडिपेंडेंस दिला सकते हैं। अगर हम इलेक्शन में जाएंगे तो हम इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं दिला पाएंगे। हम इंडिया को इंडिपेंडेंस कैसे दिला सकते हैं, हम इंडिया को इंडिपेंडेंस दिला सकते हैं जब हम एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट करें या बहुत ही मास स्ट्रगल करें, उसके बाद हम इंडिया को जो इंडिपेंडेंस दिला सकते हैं। मतलब उनका मानना ये था कि जो इंडिपेंडेंस मिलेगी इंडिया को वो किसी इलेक्शन के थ्रू नहीं मिलेगी, वो एक मास स्ट्रगल के बाद में ही इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल पाएगी। ये सारी चीजें कब हुई थी, ये सारी चीजें हुई थी कब, जब महात्मा गांधी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया था। मूवमेंट के कॉल ऑफ होने के बाद, खत्म होने के बाद उन्होंने क्या सोचा कि लोगों को फर्स्ट तो ट्रेंड करना है, और बाकी जो कांग्रेस के लीडर थे वो मास स्ट्रगल चाहते थे। अब लोगों को पहले ट्रेंड करा जाए और उसके बाद एक मास स्ट्रगल स्टार्ट किया जाएगा। वहीं पे दो लीडर और थे जिन्होंने स्वराज पार्टी बनाई, और स्वराज पार्टी के थ्रू मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ये दोनों ही स्वराज पार्टी बना के काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। बट सुभाष चंद्र बोस जो थे और जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि जो फ्रीडम हमें मिलेगी ना, जो इंडिपेंडेंस मिलेगी, वो काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से नहीं मिलेगी। वो कैसे मिलेगी, वो मिलेगी आपके एक मास स्ट्रगल से। Two factors that shaped Indian politics towards the late 1920s। हमारे पास सामने दो ऐसे फैक्टर्स आते हैं जिनकी वजह से जो हमारी कंट्री थी वो बहुत ही डाउनग्रेड फील कर रही थी। तो देखिए दो फैक्टर क्या थे। फर्स्ट तो था वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। एक वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था जो कि 1926 से ही चल रहा था पहले से। देखो एग्रीकल्चर जो प्राइस है वो बिगेन टू फॉल इन 1926 एंड कोलैप्स आफ्टर 1930। जो एग्रीकल्चर के प्राइस थे वो बहुत ज्यादा डाउन हो गए थे 1920 से ही, और 30 तक ये सारी चीजें चली थी। ठीक है, 30 तक की सारी चीजें चली थी। क्रॉप फेल वगैरह भी हो गई थी, तो एग्रीकल्चर के जो प्राइस थे वो बहुत ही ज्यादा डाउन हो गए थे। एज द एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स डिक्लाइन, जो ये एक्सपोर्ट कर रहे थे एग्रीकल्चर, उसको भी क्या कर दिया गया था, डिक्लाइन कर दिया गया था। Peasants found it difficulty to sell their harvest crops and pay their revenue। अब जो लोग थे, जो पीजेंट्स थे, उन्हें बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही थी किसमें, हार्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि देखो क्रॉप फेल हो गई थी, क्रॉप ग्रो नहीं कर रही थी, प्राइस डाउन हो गए थे, तो जितना उन्होंने एक्सपेंस किया था क्रॉप को ग्रो करने के लिए वो भी उनका रिटर्न उनको नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से वो हार्वेस्ट क्रॉप नहीं कर पा रहे थे। और साथ ही साथ वो जो रिवेन्यू था, क्रॉप के ऊपर जो टैक्स लगा था, वो टैक्स भी वो पे नहीं कर पा रहे थे। ये एक इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था इंडिया के अंदर 1926 के टाइम पीरियड से, और काफी लंबे टाइम तक चला था, 1930 तक चला था ये। और एक और आया था, और देखो फर्स्ट फैक्टर तो एग्रीकल्चर हो गया, सेकंड फैक्टर क्या था, साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन कब था, साइमन कमीशन आपका 1927 में आया था। ठीक है, ये टोरी गवर्नमेंट थी। साइमन कमीशन जो ब्रिटिश की टोरी गवर्नमेंट थी उसने बनाया था। इसका साइमन कमीशन का काम ये था कि इंडिया के अंदर में आकर इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। ठीक है, इंडिया के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, ये काम था किसका, साइमन कमीशन का। दिस कमीशन वाज हेडेड बाय सर जॉन साइमन, और इसमें काफी सारे मेंबर थे। ठीक है, क्या था इसमें, इसका ऑब्जेक्टिव था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, और ये जो ग्रुप था साइमन कमीशन, इसका जो कमीशन था इसके हेड थे सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन इस टोरी गवर्नमेंट के हेड थे, टोरी गवर्नमेंट थी। उन्होंने किसको भेजा था, सर जॉन साइमन को कहाँ भेजा था, इंडिया भेजा था कि आप इंडिया जाओ और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में उनकी हेल्प करो। और इनका हेड सर जॉन साइमन था, साइमन कमीशन था। ठीक है, द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, क्या फंक्शन करना था इनको, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन करना था। और साइमन कमीशन कब बनाया गया था, 1927 में, और 1927 में ही सर जॉन साइमन इंडिया आए थे। ब्रिटेन सेटअप अ स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर सर जॉन साइमन इन रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट। नेशनलिस्ट मूवमेंट के लिए वो क्या बनाना चाहते थे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं। इसलिए ब्रिटेन से जो सर जॉन साइमन थे वो इंडिया आए थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए।
इट वॉज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल, क्या किस फंक्शनिंग के लिए आए थे वो, कॉन्स्टिट्यूशनल के लिए आए थे, सिस्टम ऑफ इंडिया एंड सजेस्टेड चेंजेस, और वो हमें ये बताना चाहते थे कि हम इसमें किस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि जो ब्रिटेन का पहले वाला कॉन्स्टिट्यूशन था ना, वो इंडिया को पसंद नहीं आ रहा था, तो उसमें वो चेंजेस करना चाहते थे और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे। इसलिए कौन आया था, सर जॉन साइमन। बट द प्रॉब्लम वाज दैट, बट यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। क्या प्रॉब्लम थी वो, देयर वर ऑल ब्रिटिशर्स इन द कमीशन। अब कमीशन जो बनाया गया था ना, कमीशन में काफी सारे मेंबर्स थे। देखो वो कॉन्स्टिट्यूशन किसका बना रहे हैं, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। अब कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बना रहे हो, जितने भी लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो भी कमीशन के अंदर लोग थे, उनमें हेड तो सर जॉन साइमन था, जो बाकी अदर लोग थे ना, एक भी इंसान ऐसा नहीं था जो इंडिया का हो, सारे क्या थे, ऑल ब्रिटिशर्स इन दे। जितने भी पर्सन थे उस कमीशन में, वो सारे के सारे क्या थे, ब्रिटिशर्स थे। मतलब सारे ब्रिटिशर्स के मिलकर इंडिया के लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। जब कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लिए बनाया जा रहा है तो इंडियंस होने चाहिए ना, बट वहां पे इंडियंस नहीं थे। कौन था वहां पर, सारे के सारे ही ब्रिटिशर्स थे। तो ये वाली जो चीज थी ना, ये इंडियंस को पसंद नहीं आई। उनका ये मानना था कि जब चीज हमारे लिए बन रही है, ठीक है, जब चीज हमारे लिए बन रही है और हमारे ही लोग उसमें नहीं, तो हम इनकी बातों को क्यों एक्सेप्ट करें, हम इनकी बातों को नहीं मानेंगे। ये किसका मानना था, ये था ब्रिटिशर्स का मानना। ऑल 7 मेंबर्स वर ब्रिटिशर, नन वर इंडियन। टोटल कितने मेंबर्स थे उसमें, टोटल 7 मेंबर्स थे साइमन कमीशन में। कितने मेंबर्स थे, 7 मेंबर थे, और ये सारे ही क्या थे, ये सारे ही ब्रिटिशर्स थे, एक भी उसमें इंडियन नहीं था। When the Simon Commission arrived in independence in 1928, जब साइमन कमीशन इंडिया आया इंडिपेंडेंस के लिए, इट वाज ग्रीटेड विद द स्लोगन गो बैक साइमन। फिर साइमन को ग्रीट किया गया। ग्रीट का मतलब होता है जैसे किसी को नमस्ते बोलना, गुड मॉर्निंग बोलना, ये ग्रीटिंग होती है। तो साइमन कमीशन को भी ग्रीट किया गया। उनको इंडिया आते ही क्या बोल दिया गया, उनको एक स्लोगन दिया गया, उनको स्लोगन दिया गया गो बैक साइमन, मतलब तुम यहाँ से चले जाओ। ये लोगों ने दिया था उनको ये स्लोगन, क्योंकि कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था किसको, साइमन कमीशन को, क्योंकि उसमें एक भी इंडियन नहीं था। दे वर ऑल ब्रिटिशर्स, सारे के सारे क्या थे, ब्रिटिशर्स थे। ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग द कांग्रेस हो गई एंड मुस्लिम लीग हो गई, पार्टिसिपेट इन द डेमोन्स्ट्रेशन। उसमें जितनी भी पार्टीज, सारी पार्टी मिलकर पार्टिसिपेट कर रहे थे और सबने मिलकर उसको बाहर भगाया था। गो बैक साइमन, मुस्लिम लीग भी थी, कांग्रेस पार्टी भी, और भी अदर जितने भी लोग थे, सब लोग मिलकर क्या कर रहे थे, साइमन को ग्रेट कर रहे थे। उनको एक स्लोगन दिया गया था, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि साइमन कमीशन इंडिया में आए, या फिर साइमन कमीशन के थ्रू इंडिया में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। इसलिए एक भी पर्सन उसके लिए रेडी नहीं था। सबने क्या बोला, सबने एक ही साथ में आवाज लगाई, गो बैक साइमन, क्योंकि कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। अब देखते हैं साइमन गया या नहीं गया, क्या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना या नहीं बना, देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। देखिए नेक्स्ट क्या है, इन अक्टूबर 1929 में द वायसराय, अब साइमन कमीशन तो बनने नहीं दिया, उसको तो इंडियंस ने भगा दिया। अब एक वायसराय था, ब्रिटिशर्स का जो वायसराय था वो कौन था, लॉर्ड इरविन। तो ये नाम याद रखना, लॉर्ड इरविन। इन्होंने अनाउंस किया एक बहुत ही बड़ा ऑफर, एक बहुत ही बड़ा ऑफर दिया इन्होंने इंडियंस को, डोमिनेंट स्टेटस फॉर इंडिया। एक डोमिनेंट स्टेटस दिया इंडिया को। देखो डोमिनेंट स्टेटस का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन आप बना लो, सारे राइट्स आप ले लो, इक्वालिटी वगैरह सब कुछ आप अपनी मर्जी से करो, बट जो इंडिया है वो फिर भी किसके अंडर में रहेगा, इंडिया फिर भी ब्रिटिशर्स के अंडर में ही रहेगा। मतलब फ्रीडम नहीं देंगे हम आपके कंट्री में रहेंगे, हमारे अंडर में रहेगा इंडिया, बट आप अपनी मर्जी से अपनी कंट्री को चला सकते हो, बट फिर भी ब्रिटेन इंडिया को हम छोड़ेंगे नहीं, इंडिया रहेगा हमारे ही कंट्रोल में। बाकी आप सारे काम अपनी मर्जी से करो, बट कहीं ना कहीं इंडिया हमारी मर्जी से हमारे कंट्रोल में ही रहेगा। तो ये डोमिनेंट स्टेटस दिया था किसने, इंडिया को इरविन ने, लॉर्ड इरविन ने। क्या था, सब सारे काम आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, बट उसके बाद इंडिया हमारे ही कंट्रोल में रहेगा। तो इस चीज को भी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था। He arranged the round table conference to discuss the future constitution। जब इस चीज को भी डिनाई कर दिया गया कि नहीं हम नहीं मान रहे, भाई क्यों ले तुम्हारा डोमिनेंट स्टेटस, आज डोमिनेंट स्टेटस ले रहे, कल को मान लो पूरा का पूरा कंट्रोल आप ही करके बैठ जाओगे। मतलब उस टाइम पे उनके अंडर में था, सिर्फ हमें तो कुछ राइट्स मिल रहे थे अपनी लाइफ को अच्छे से जीने के, बट गवर्नमेंट तो तब भी उनकी ही रहती।
तो इसलिए उन्होंने इस चीज को डिनाई कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमारी जो स्वतंत्रता है, हमें जो फ्रीडम चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, वो पूरी चाहिए कि 1% भी किसी और के पास में नहीं होनी चाहिए, हमें हमारी पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। तो उन्होंने एक अरेंज की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अरेंज की, किस चीज के लिए? जो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा उसके डिस्कशन के लिए, कि फ्यूचर में आगे क्या करना है, कैसे करना है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाना है। तो उसके डिस्कशन के लिए उन्होंने क्या अरेंज किया? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। However, this did not satisfy the Congress leaders, especially radicals, क्योंकि ये जो सारी चीजें थी ना, ये पसंद नहीं आ रही थी लोगों को। जो इंडियन लीडर्स थे उनको पसंद नहीं आ रही थी, स्पेशली जो रेडिकल्स थे। रेडिकल्स मतलब वो जिनका थोड़ा सा खून उबलता हुआ होता है, ठीक है, जो थोड़े से जोश में होते हैं, गर्म मिजाज के होते हैं, होते हैं रेडिकल्स। तो इन सभी लोगों को ये जो चीजें थी ना, ये पसंद नहीं आ रही थी। जैसे डोमिनेंस स्टेटस, फ्यूचर को डिस्कस करो, अरे यही करो ना, लंदन में क्या करना है, क्योंकि जितनी भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती थी वो सारी लंदन में होती थी। तो ये चीजें ब्रिटिश इंडियंस को पसंद नहीं आ रही थी। उन्होंने इस चीज के लिए क्या कर दिया? डिनाई कर दिया था। अब नेक्स्ट क्या हुई देखिए, इन दिसंबर 1929, दिसंबर 29 में क्या होगा? अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, द लाहौर कांग्रेस formalized the demand of Purn Swaraj. It was declared that 26 January 1930 would be celebrated as an Independence Day, although it attract very little attention. अब यहाँ पे क्या चीजें हुई? यहाँ पर सारी चीजें ये हुई, तो जो जवाहरलाल नेहरू थे 1929 में, उन्होंने ये प्रेसिडेंसी किसके अंडर में थी? जवाहरलाल नेहरू के अंदर में। और एक लाहौर कांग्रेस सेशन हुआ, ठीक है, लाहौर कांग्रेस सेशन हुआ। इसमें ये डिसाइड किया गया कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज, जब उन्होंने ये बोला ना कि डोमिनेंस स्टेटस ले लो, तो उसके लिए डिनाई कर दिया गया था कि हम नहीं लेंगे, हमें क्या चाहिए? हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। इट वॉज डिक्लेयर दैट 26 जनवरी 1930 में। और हम इसको कब डिक्लेयर करेंगे? 26 जनवरी 1930 में डिक्लेयर करेंगे कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुका है। पूरा स्वराज चाहिए, इस पे 1% भी किसी और का राइट नहीं होना चाहिए। और उसको हम इस डे को सेलिब्रेट करेंगे। इसीलिए आज 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू ने ये डेट तो डिसाइड कर दी, बट इस डेट तक उन्हें फ्रीडम नहीं मिल पाई थी, तो एक डेट फिक्स रही थी। तो आज हम रिपब्लिक डे इस डेट पे सेलिब्रेट करते हैं, वुड बी सेलिब्रेटेड एज एन इंडिपेंडेंस डे ऑल्दो। तो ये डेट काफी अट्रैक्टिव, काफी इंपोर्टेंट डेट बन चुकी थी कि पहले डिसाइड किया गया था सेलिब्रेट करेंगे। और हल्का फुल्का सेलिब्रेशन हुआ भी था, बट उतने बड़े अमाउंट का सेलिब्रेशन नहीं हुआ था, क्योंकि इंडिपेंडेंस नहीं मिल पाई थी, ठीक है। महात्मा गांधी had to find a way to relate this abstract idea of freedom to more concrete issue of everyday life. तो महात्मा गांधी ने ये डिसाइड किया कि जैसे ये फ्रीडम की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं? ये फ्रीडम की बात कर रहे हैं, तो एक ऐसा आइडिया मिलना चाहिए, एक ऐसा आइडिया हो जिसमें सारे लोग पार्टिसिपेट करें, जितने भी लोग हैं सब पार्टिसिपेट करें। एक ऐसा कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हमारे पास में होना चाहिए जिसपे सारे के सारे लोग हाँ कर दे, चाहे रिच हो, चाहे पुअर हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो। एक ऐसा सब्जेक्ट चूज करना है कि जिसके बेस पे हम ये मूवमेंट स्टार्ट कर सके। एक ऐसा कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया गांधी जी को चाहिए था, और वो मिला उन्हें सॉल्ट। क्योंकि सॉल्ट देखिए एक ऐसी चीज है जो अमीर भी खाता है, गरीब भी खाता है, हिंदू भी खाता है, मुस्लिम भी खाता है, सिख भी खाता है। कोई ऐसा पर्सन है जो सॉल्ट नहीं खाता? नमक कभी जाति नहीं देखता, रिलीजन नहीं देखता, रंग नहीं देखता, ब्लड नहीं देखता। तो इसलिए उन्होंने एक ऐसा सब्जेक्ट चूज किया कि जिसके बिना लोग रह ना सकते हो, और बहुत ही बेसिक चूज किया था, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं था, सबसे बेसिक चूज किया था, जो अमीर और गरीब में भी डिफरेंशिएशन ना कर सके कि वो तो पुअर है उसके लिए है, वो तो रिच है उसके लिए, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बहुत ही बेसिक चूज किया, सॉल्ट, ठीक है। इसीलिए उन्होंने क्या चूज किया था? सॉल्ट, कि इस चीज को कोई भी मना कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो सॉल्ट का यूज ना करता हो। सॉल्ट हमारी कंट्री का, बट मोनोपोली किसकी थी? मोनोपोली थी ब्रिटिशर्स की। वाटर हमारा, नमक हमारा, बना ब्रिटिशर्स रहे तो उन्होंने अपना एकाधिकार कर लिया। अरे सब कुछ हमारा है, और हमारे से ही आप टैक्स भी ले रहे हो, बना भी हमारे देश में रहे हो, सब कुछ हमारे है, बट टैक्स भी आप हमसे ही ले रहे हो, हमारे ही नमक पे। तो क्यों ना ये नमक से टैक्स हटा दिया जाए, टैक्स को। तो इस चीज के लिए उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया। अब क्या मूवमेंट स्टार्ट किया था? व्हाई गांधी ने चोज सॉल्ट एज
पावरफुल सिंबल ऑफ यूनिफाइड नेशन, उन्होंने पूरे नेशन को यूनिफाई करने के लिए, पूरे नेशन को एक करने के लिए नमक को ही क्यों चूज किया? देखिए, गांधी जी फेल्ट दैट सॉल्ट कुड बी बिकम अ पावरफुल सिंबल, गांधी जी को लग रहा था कि जो नमक है वो एक पावरफुल सिंबल बन सकता है जिससे पूरी कंट्री एक हो जाएगी। मैंने आपको बता दिया है कि क्यों है, क्योंकि द सॉल्ट कंज्यूम्ड बाय रिच एंड द पुअर अलाइक, सॉल्ट जो है सब यूज करते हैं, रिच हो चाहे पुअर, सब इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसलिए सॉल्ट क्या हो गया, एक पावरफुल सिंबल बनकर हमारे सामने आया। द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, अब सॉल्ट मार्च स्टार्ट होगा और उसके फाइनली बाद में जाकर हम देखेंगे सॉल्ट मार्च के बाद कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी स्टार्ट होगा। बट अभी हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे, सॉल्ट मार्च के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्ट मार्च कैसे स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ? ऑन 31 जनवरी 1930 में गांधी जी ने एक लेटर लिखा था वायसराय इरविन को, और उस लेटर में उन्होंने अपनी 11 डिमांड्स को रखा था, वो डिमांड्स भी लोगों की ही थे। तो मैं जैसे गांधी जी ने 11 डिमांड्स लिखी एक लेटर में, और वो लेटर उन्होंने किसको भेज दिया, जो वायसराय इरविन था उसको, कि आपको हमारी ये डिमांड फुलफिल करनी पड़ेगी, अगर आप इस डिमांड को फुलफिल नहीं करते हो तो हम एक सॉल्ट मार्च चलाएंगे। और सॉल्ट मार्च में क्या था, सॉल्ट मार्च में ये चीजें थी कि हम आपकी बातों को नहीं मानेंगे और हम अपना जो सॉल्ट है वो खुद बनाएंगे, अगर आपने हमारी बात को नहीं माना तब। अगर मान लिया 11 डिमांड्स तो हम सॉल्ट अपना बनाएंगे ही नहीं, अगर नहीं माना तो हम अपना सॉल्ट बनाएंगे। सम ऑफ दीज वर ऑफ जनरल इंटरेस्ट एंड अदर वर स्पेसिफिक डिमांड्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट टू पीजेंट, और इसमें जो डिमांड थी ना वो सबकी अलग थी, कुछ जनरल इंटरेस्ट थे, कुछ स्पेसिफिक डिमांड थे, कुछ डिफरेंट क्लासेस की थी, इंडस्ट्रियलिस्ट की थी, पीजेंट्स की थी, सबके लिए इसमें कुछ ना कुछ गांधी जी ने मांगा। जैसे पीजेंट्स टैक्स नहीं देंगे, इंडस्ट्री के लिए इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उनके लिए वेजेस बढ़ा दो, वर्किंग आवर कम कर दो, ओके सबके लिए कुछ ना कुछ था। जैसे द आइडिया वाज टू मेक डिमांड्स वाइड रेंजिंग सो दैट ऑल क्लासेस विद इन इंडियन सोसाइटी कुड बी यूनाइट सम डिमांड्स वर, क्योंकि उन्होंने ऐसी डिमांड रखी थी ना जिसकी वजह से सारे लोगों को एक साथ आने, कुछ ऐसी डिमांड नहीं थी कि जिसकी वजह से लोग एक साथ ही ना आए, इसमें सारी डिमांड ऐसी थी जिससे सभी लोग एक साथ मिलकर एक साथ काम करें। कुछ जैसे क्या डिमांड थी, अबॉलिशन सॉल्ट टैक्स, सॉल्ट से टैक्स हटा दो, मतलब नमक हमारा सब कुछ हमारा, टैक्स भी हम ही दे रहे हैं तो टैक्स हटा दो। इनटू लैंड रेवेन्यू, जमीन पर जो टैक्स लेते हो वो छोड़ दो। हाउएवर वायसराय डिड नॉट एक्सेप्ट गांधी जी डिमांड, फिर गांधी जी ने ना, गांधी जी को इरविन ने इजीली ले लिया, ठीक है क्या ही कर लेगा ये, ठीक है, तो मतलब उनका मानना ऐसा था क्या ही कर लेगा ये, कुछ भी नहीं कर पाएगा, हम नहीं मान रहे इसकी डिमांड, जा भाड़ में। तो इस टाइप से उसकी थिंकिंग थी लॉर्ड इरविन की, तो उन्होंने बहुत ही इजी पीजी सा ले लिया किसको, गांधी जी को। तो जब उन्होंने ऐसा लिया तो उसके बाद अब देखेंगे क्या होगा आगे, क्या डिमांड तो उन्होंने मानी नहीं, उन्होंने मना कर दिया कि जाओ जाओ हम नहीं मानते तुम्हारी डिमांड, को जो करना है वो कर लेना। अब क्या करेंगे महात्मा गांधी, क्या कुछ कर पाए महात्मा गांधी? अब यहाँ देखते हैं द 11th मार्च 1930 दांडी मार्च, सॉल्ट मार्च को दांडी मार्च भी बोला जाता है। गांधी जी with other leaders gave an ultimatum, if demands were not fulfilled then Congress would launch civil disobedience movement, जिसको CDM भी बोला जाता है। Despite that, Irwin was reluctant to negotiate was the consequences, Gandhi had to take the steps further। अब गांधी जी को जो डिमांड थी ना उसने साफ मना कर दिया, हम गांधी जी की डिमांड को नहीं मानेंगे। तो गांधी जी जो और बाकी जो अदर लीडर्स थे उन्होंने ये अल्टीमेटम दिया कि देखो डिमांड तुम्हारी फुलफिल नहीं हुई तो अब हमें सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट दोबारा से शुरू कर देना चाहिए। देखो सिविल डिसओबीडियंस का मतलब क्या होता है, तुम्हारी बातों को ना मानना। देखो पहले भी एक बार स्टार्ट हुआ था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जिसको कॉल ऑफ कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? कॉल ऑफ कर दिया गया था। अब जो ये सिविल डिसओबीडियंस दोबारा स्टार्ट हुआ है, इसमें क्या था, बात को भी नहीं मानना है तुम्हारी, ठीक है, जो बातें थी उनको भी नहीं मानना है और साथ ही साथ आपके लॉस भी तोड़ने हैं। ये जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था इसमें क्या था, ओबीडेंट नहीं करना आपकी बातों को और जो लॉ आपने बनाया है उन लॉ को भी ब्रेक करना है। तो ये दो चीजें अब के मूवमेंट में स्टार्ट थी। पहला अब वही डिसओबीडेंट करना है और दूसरा क्या था कि जो लॉस बनाए हैं उनको ब्रेक करना है, जैसे कि सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया गया था। अब इसके लिए क्या स्टेप्स उठाए उन्होंने, गांधी जी सिलेक्ट सॉल्ट किया था उन्होंने, एज सॉल्ट वाज समथिंग कंज्यूम्ड बाय बोथ रिच एंड पुअर, क्योंकि ये दोनों ही यूज करते हैं, रिच हो चाहे पुअर हो, इसलिए उन्हें
सॉल्ट चूज किया एंड एवरीवन हैड टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट फॉर इट, और सभी लोग इसके लिए गवर्नमेंट को क्या देते हैं, टैक्स देते हैं। क्या नमक पे टैक्स देना ठीक है, एक बहुत ही बेसिक सी चीज होती है नमक, जिसके बिना लोगों का खाना नहीं खाया जाता। अब इतनी बेसिक सी चीज पर अगर टैक्स लिया जाएगा तो लोग तो बर्बादी हो जाएंगे ना बेचारे, क्योंकि नमक तो चाहिए ही चाहिए। गवर्नमेंट है ना मोनोपोली, और गवर्नमेंट ने अपनी मोनोपोली भी कर ली थी। नमक पे जो अधिकार बनाया था वो किसका बना लिया था, ब्रिटिशर्स ने अपना बना लिया था कि ये नमक हमारा है, जो भी इससे प्रॉफिट होगा वो ब्रिटिशर्स का होगा। ओवर सॉल्ट प्रोडक्शन अदर्स कुड नॉट प्रोड्यूस, और सॉल्ट हमारे अलावा और कोई प्रोड्यूस भी नहीं कर सकता, ये होती है मोनोपोली। जो मोनोपोली कर लेगा जिस चीज पर अपनी, वो उसी का हो जाएगा, उसके अलावा उसको कोई और बना भी नहीं सकता है। तो ये इन्होंने लॉ बनाया था, इसी लॉ को ब्रिटिशर्स वो इंडियंस क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं। On 12th March 1930 गांधी जी स्टार्टेड हिज दांडी मार्च। 12 मार्च 1930 को जो गांधी जी हैं वो अपना ये जो मूवमेंट था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लॉ ब्रेक करना, ये स्टार्ट करते हैं। तो जो सॉल्ट लॉ है वो स्टार्ट हो जाता है 12 मार्च 1930 को। तो दांडी मार्च शुरू करते हैं, दांडी मार्च भी वही है सॉल्ट मार्च। अब इसमें मार्चिंग क्या करते हैं, देखिए क्या करते हैं वो, दांडी मार्च। सॉल्ट मार्च अकम्पनीड बाय 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी खुद होते हैं और उनके साथ 78 वॉलंटियर्स और होते हैं। ये सारे लोग मिलकर दांडी मार्च शुरू करते हैं, जिसको साथ ही साथ सॉल्ट मार्च भी बोला जाता है। दे वर्क अबाउट 390 नहीं है 240 किलोमीटर, ठीक है। उनको टोटल जो डिस्टेंस कवर करनी थी कितनी थी, 240 किलोमीटर की कवर करनी थी। दे स्टार्टेड टू वॉक फ्रॉम साबरमती टू दांडी। साबरमती आश्रम से वो स्टार्ट करते हैं चलना, और उन्हें कहा जाना था, देखो साबरमती गुजरात में है, तो साबरमती के गुजरात से चलना था, और उन्हें दांडी जाना था, वो भी गुजरात में ही है, और दांडी जाकर उन्हें सॉल्ट बनाना था। 6 अप्रैल दे रीच दांडी, और वो 6 अप्रैल तक दांडी पहुंच जाते हैं। violated the law and manufacture salt by boiling water, और वो दांडी पहुंचने के बाद पानी लेते हैं समुद्र से, ओशन से, और उस पानी को बॉयल करते हैं। पानी को बॉयल करने के बाद वो अपना सॉल्ट बना लेते हैं। जैसे ही सॉल्ट बना, violated the law and manufacture salt by boiling water, तो जो ये लॉ चल रहा था उन्होंने उसको ब्रेक कर दिया और अपना सॉल्ट बना लिया। सॉल्ट बनते ही जो सॉल्ट लॉ था वो ब्रेक हो गया, क्योंकि मोनोपोली थी ना। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और ये जो चीज थी, ये किस चीज की बनी, ये आपका मूवमेंट था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये स्टार्ट हुआ, कब से स्टार्ट किया था, 12 मार्च से स्टार्ट किया था, 6 अप्रैल तक ये पहुंच जाते हैं दांडी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 240। एक दिन में वो सिर्फ 10 दिन की जो डिस्टेंस थी उन्होंने, ठीक है, ये डिस्टेंस उन्होंने कवर करी थी पूरी की पूरी। 10 माइल्स के करीब ये चलते थे, ठीक है, 10 माइल्स के करीब ये चलते थे। और कब से शुरू किया था, 12 मार्च 1930 तक, और कब पहुंच गए थे ये, 6 अप्रैल दे रीच्ड दांडी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अब स्टार्ट हो गया था। एक दिन में वो सिर्फ और सिर्फ 10 माइल्स कवर करते थे, और साथ ही साथ वो जहां जगह जगह जाते थे ना, तो वो रुक रुक कर स्पीच भी देते थे, जिस स्पीच में जो लाखों लोग हैं, ठीक है, जिस स्पीच में जो लाखों लोग हैं वो लोग रुककर उनको सुनते थे जब तक ये दांडी पहुंचे थे। एक बहुत ही ज्यादा फॉलोअर्स इनके पीछे हो लिए थे, तो दांडी पहुंचते पहुंचते बहुत लोग इनके पीछे थे। और जैसे ही इन्होंने अपना नमक बनाया तो जो सॉल्ट लॉ था वो ब्रेक हो गया, सॉल्ट लॉ का जो कानून था वो टूट गया था, जो मोनोपोली थी वो भी टूट गई थी। और जब इन्होंने सॉल्ट बनाया, वो सामने जहां ब्रिटिशर्स का सॉल्ट प्रोड्यूस किया जा रहा था उसी के सामने बैठकर इन्होंने अपना सॉल्ट बनाया था। ओके, हाउ सीडीएम वाज डिफरेंट फ्रॉम एनसीएम। देखो अभी हमने सिविल डिसोबीडियंस देखा, जिसमें क्या किया गया था, सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया गया था, और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट भी पढ़ा। अब इन दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है, कब शुरू हुआ था, कैसे डिफरेंट है दोनों के दोनों। देखिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में आपको उनकी बातों को नहीं मानना है और कानूनों को तोड़ना है। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में क्या था, उनका साथ नहीं देना, उनका साथ नहीं देना है। जैसे एनसीएम, डोंट कोऑपरेट विद द ब्रिटिश। एनसीएम का मतलब क्या है, ब्रिटिशर के साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करना। सीडीएम का मतलब है नॉट ओनली रिफ्यूज कोऑपरेशन, सिर्फ उनका कोऑपरेशन को रिफ्यूज नहीं करना, बल्कि जो कॉलोनियल लॉ है उसको भी ब्रेक करना है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया ब्रोक सॉल्ट लॉ। थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो इंडिया में थे वो क्या कर रहे थे, सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर रहे, मतलब जहां तक खबर पहुंच रही थी ना, अब टाइम ही क्या चल रहा था, लॉ को तोड़ो,
टैक्स देना था, हम नहीं दे रहे टैक्स, लॉ तोड़ो, क्योंकि टैक्स पहले जाता था, अब टाइम क्या चल रहा था, लॉ को ब्रेक करना, तो कोई भी टैक्स वगैरह पे ही नहीं कर रहा था, सब क्या कर रहे थे, लॉ तोड़ रहे थे। जैसे पीपल स्टार्टेड बायकॉटिंग फॉरेन क्लोथ्स, लोगों ने फॉरेन क्लोथ्स को बायकॉट करना शुरू कर दिया, पिकेटेड लिकर शॉप्स को बंद कर दिया, पीजन रिफ्यूज टू पे चौकीदारी टैक्स, पीजन से चौकीदारी टैक्स देना बंद कर दिया, हम नहीं दे रहे टैक्स, क्योंकि कानून ही चल रहा है, लॉ को तोड़ना है। तो चीजें जो थोड़ी थी ना वो वायलेंस पे उतर आई थी। फर्दर फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉ, याद है ट्राइबल्स वाला, ट्राइबल्स मूवमेंट में क्या हुआ था, जितने भी ट्राइबल थे उनको बाहर निकाल दिया गया था। अब यहाँ पे चीजें उल्टी हो गई, जो फॉरेस्ट पीपल थे वो लॉ तोड़ के घुस गए अंदर जंगलों में, कैसे जंगल छीन लिया आपने हमारे, हम आएंगे, तो उन्होंने फॉरेस्ट लॉ जो था उसको ब्रेक करा और सारे के ट्राइबल्स कहाँ चले गए, जंगलों में चले गए। They started going to reserve forest for collecting fuel wood and grazing their cattle. वो रिजर्व फॉरेस्ट में भी जाके अपने कैटल्स के लिए और अपने लिए फ्यूल वुड वगैरह कलेक्ट करने लगे थे। ये सब क्यों हो पा रहा था, क्योंकि जो सिचुएशन थी अभी कंट्री को कैसी चल रही थी, लॉ को ब्रेक करने की सिचुएशन चल रही थी। अब लॉ को ब्रेक करने की सिचुएशन चल रही है तो ये सारी चीजें तो होंगी ही होंगी। डिफरेंस बिटवीन एनसीएम एंड सीडीएम, इनमें डिफरेंस है। देखो जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था वो कब स्टार्ट हुआ था, सितंबर 1920 में स्टार्ट किया गया था, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 12 मार्च 1930 में, जिसकी बिगिनिंग सॉल्ट सत्याग्रह से हुई थी। एनसीएम, इसका जो एम था, एम ये था कि गवर्नमेंट बायकॉटिंग देयर गुड्स एंड सर्विसेज, पैरालाइज द ब्रिटिशर्स, गवर्नमेंट बायकॉटिंग देयर गुड्स और सर्विसेज। और सिविल डिसोबीडियंस का क्या एम था, पूर्ण स्वराज अटेन करना, ब्रेकिंग द लॉ, नहीं ब्रेकिंग द लॉ मेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है उसको तोड़ना। एनसीएम वो एनसीएम का भी किसका आउटकम था, रॉलेट एक्ट का आउटकम था। रॉलेट एक्ट के बाद और जलियांवाला बाग मैसकर के बाद ही क्या स्टार्ट हुआ था, एनसीएम। और ये क्यों स्टार्ट किया गया था, जब गांधी जी की 11 डिमांड्स को लॉर्ड इरविन ने फुलफिल नहीं किया था तब स्टार्ट किया गया था सीडीएम। गांधी जी कॉल ऑफ एनसीएम ड्यू टू वायलेंट इंसिडेंट ऑफ चोरा चोरी, चोरा चोरी के बाद में जो एनसीएम था वो, जब चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ था, वायलेंट हुआ था, उसके बाद में एनसीएम मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया गया था। सीडीएम, वायलेंट क्लासेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया मेड गांधी जी कॉल ऑफ द मूवमेंट। और सीडीएम को क्यों वायलेंट कर लिया गया था, कॉल ऑफ कर लिया गया था, क्योंकि जो वायलेंट था, वायलेंट क्लैशेस हो गए थे कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, जिसकी वजह से सीडीएम को भी क्या कर लिया गया था, कॉल ऑफ कर लिया गया था। ठीक है, ये लॉस नहीं, ये क्या था, ये लॉ था, लॉस नहीं था। ओके, लॉ। और देखिए विमेन डिड नॉट पार्टिसिपेट इन लार्ज स्केल, जो विमेन्स थी ना उन्होंने लार्ज स्केल में इस मूवमेंट में, एनसीएम मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था, बट सीडीएम में उन्होंने लार्ज स्केल में पार्टिसिपेट किया था, किन्होंने, विमेन्स ने। इट एंडेड इन फरवरी 1922, ये कब खत्म हो गया, 1922 में खत्म हुआ था, और ये खत्म हुआ था 7 अप्रैल 1934 में। 1934 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिनिश हो गया था। तो ये था, कई बार इन पे भी क्वेश्चन बन जाता है कि दोनों के बारे में आपको बताना पड़ता है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो आप इस तरीके से बता सकते हो, मैंने ये भी क्लियर कर दिया है। ठीक है, कॉलोनियल गवर्नमेंट, अब देखो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या था, क्या सॉल्ट लॉ ब्रेक करेंगे पीपल्स और ब्रिटिशर्स ऐसे बैठेंगे, हाँ करो करो करो, सही कर रहे हो, क्या ऐसा रिएक्शन होगा ब्रिटिशर्स का, बिल्कुल भी नहीं होगा, वो भी तो गुस्से से भर जाएंगे, कैसे ब्रेक कर दिया तुमने लॉ, हमने बनाया था और आपने ब्रेक कर दिया, कैसे कर दिया। तो इसके लिए वरीड बाय द डेवलपमेंट द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगेन अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर वन बाय वन। अब गुस्सा तो उनके अंदर भर गया था ना, तो एक एक करके जो भी लीडर्स थे कांग्रेस के जो भी लीडर्स थे उनको वन बाय वन उन्होंने अरेस्ट करना शुरू कर दिया। बिगेन अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर वन बाय वन, कांग्रेस के लीडर को वन बाय वन अरेस्ट करना शुरू कर दिया। अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी बोला जाता है, ये बिल्कुल गांधी जी की तरह थे, गांधी जी के नक्शे कदम पे चलते थे। तो नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान वाला जो एरिया है
उस साइड इनको बहुत ज्यादा माना जाता था, जैसे पूरे इंडिया में गांधी जी को माना जाता है, ऐसे ही उस साइड पाकिस्तान की साइड में बोल सकते हो अब्दुल गफ्फार खान को माना जाता था। इनको भी गांधी के नाम से ही प्रोनाउंस किया जाता था। गांधी जी वर ऑल्सो अरेस्टेड, इनको पकड़ लिया गया अब्दुल गफ्फार खान को, तो कुछ टाइम बाद गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया था। एंग्री क्राउड डेमोन्स्ट्रेटेड इन द स्टेट्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स अटैक पुलिस पोस्ट। अब एक बात बताइए, लोगों को अरेस्ट कर लिया जाए तो चलता है, अगर आप लीडर को ही अरेस्ट कर लो तो लोगों का क्या होगा? लोग तो बहुत ज्यादा भावुक गुस्सा हो जाएंगे ना। तो यही चीज हुई थी आफ्टर गांधी अरेस्टिंग के बाद। जैसे ही गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, व्हाइल अरेस्टिंग गांधी जी को जैसे ही अरेस्ट कर लिया गया, तो उसके बाद पूरी कंट्री में मतलब एक भूकंप सा आ गया था, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे कि गांधी जी को कैसे अरेस्ट कर लिया गया। उनके तो ग्रेटेस्ट लीडर गांधी जी ही थे, अब उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो जो क्राउड था वो बहुत ज्यादा एंग्री हो गया था, गुस्से में हो गया था, क्योंकि लाखों लोग थे किसके? गांधी जी के पीछे। अब गांधी जी के अरेस्ट होते वो लाखों लोग इमोशनल हो गए। तो एंग्री क्राउड डेमोन्स्ट्रेटिंग इन द स्टेट्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर, सारे के सारे लोग स्ट्रीट पे उतर आए, गली में उतर आए, रोड पर उतर आए, और उन्होंने पुलिस पोस्ट हो गई, म्युनिसिपल बिल्डिंग, लॉ कोर्ट, रेलवे स्टेशन, ऑल स्ट्रक्चर द सिंबल ब्रिटिश रूल, जो भी ये बताता है कि ये ब्रिटिश का सिंबल है, उन सभी चीजों को तोड़फोड़ करनी उन्होंने शुरू कर दी। सारी चीजों क्या कर दी? तोड़फोड़ दिया, क्योंकि उनको पसंद नहीं आ रहा था ना कि उनके लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया है, तो ये चीज उनको पसंद नहीं आती। इसी के चलते क्या हुआ? गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद द पुलिस वर्चुअल रिप्रेशन। अब वो तो एक मौका चाहते थे, ठीक है, क्या चाहते थे? एक मौका चाहते थे। कौन? ब्रिटिशर्स। क्या वो देखो, लीडर्स को अरेस्ट किया, लोग भावुक हो गए, उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी, और ब्रिटिशर्स यही तो चाहते थे, है ना? ब्रिटिशर्स यही तो चाहते थे कि हल्का सा मौका दे, हम इन्हें मारना शुरू कर दें। अब जैसे ही उन्होंने अटैक करना शुरू कर, तो इतने बुरी तरीके से ब्रिटिशर्स ने लोगों को मारना शुरू करा ना, बहुत ही गंदे तरीके से, मतलब इतना मारते थे उनको कि बोलते थे अपनी नोज को रगड़ो जमीन पर, अपनी नोज को रब करो और हमें सैल्यूट करो। ठीक है, कौन बोलता था ये? गांधी जी बोलते थे कि सॉरी गांधी जी नहीं, ये बात ब्रिटिशर्स बोलते थे कि अपनी नोज को जमीन में रब करो और हमें सैल्यूट करो। तो क्या ये चीजें सही थी? तो उस टाइम मतलब बहुत ज्यादा रिप्रेशन हुआ था ना, उस टाइम लेडीजों को छोड़ा गया, ना उस टाइम चिल्ड्रन को, ना ही ओल्ड पर्सन जो थे उन्हें छोड़ा गया, किसी को भी इस टाइम पर नहीं छोड़ा गया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अटैक्ड पीसफुली पीपल, उन्होंने पीसफुली जो पीपल थे उन पे भी अटैक करना शुरू कर, उनको तो मौका मिल गया ना, जो सत्याग्रह मूवमेंट कर रहे हैं, जो अटैक कर रहे हैं, उनको तो मारना ही मारना था, और जो चुपचाप पीसफुली मूवमेंट भी कर रहे हैं ना, उनको भी मारो, मतलब बहती गंगा में हाथ धो लो, उनको भी मारना शुरू कर दो। किसको क्या पता चल रहा है, बोल देंगे ये भी वर्चुअल रिप्रेशन कर रहे थे तो उनको भी मारो। तो बहुत ही वर्चुअल रिप्रेशन हुआ था ये। दे बीटेड वुमेन एंड चिल्ड्रन, वो वुमेन को और हाँ जो वुमेन्स थी और चिल्ड्रन थे उनको भी उन्होंने नहीं छोड़ा। और इस टाइम पीरियड में उन्होंने 1 लाख के अराउंड जो पीपल थे उनको अरेस्ट कर लिया था। 1 लाख के करीब जो लोग थे उनको यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया था। ड्यू टू दिस गांधी जी वंस अगेन डिसाइड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट। जब गांधी जी ने सारी चीजें देखी कर यार हाथ से बहुत ज्यादा चीजें निकलती जा रही है, तो एक काम करना चाहिए, ये मूवमेंट ही खत्म कर दो, ये मूवमेंट ही वापस ले लो। जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था, ये मूवमेंट ही वापस ले लो। मतलब जेलें भर गई थी उस टाइम पर, 1 लाख के करीब लोग गए थे, जेलें बंद कर दी, कहीं भी कोई भी जगह नहीं, लोगों को बहुत मारा जा रहा है, विमेन्स की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई, उनको पकड़ा जा रहा है, उनके साथ रेप किया जा रहा है, बच्चों को मारा पीटा, किसी को कोई भी नहीं छोड़ रहा, तो कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई। तो उसके चलते क्या हुआ, गांधी जी ने मूवमेंट को दोबारा से क्या कर दिया, कॉल ऑफ कर दिया। ऑन जनवरी 25, 1931 को ये जो मूवमेंट था कॉल ऑफ कर दिया गया था, एंड एंटर इनटू अ पैक्ट विद इरविन ऑन 5 मार्च 1931। अब इसके चलते क्या हुआ, गांधी और इरविन एक पैक्ट साइन होता है। गांधी जी इरविन से कुछ बातें करते हैं, तो उसके लिए वो एक पैक्ट साइन करते हैं। अब वो पैक्ट क्या होता है देखिए, अब वो पैक्ट क्या होता है, इसको गांधी इरविन पैक्ट बोला जाता है। जब ये सारी चीजें इतनी खराब हो गई ना, तो गांधी जी ने बातचीत करने की कोशिश करी, किससे? इरविन से, कि ये सारी चीजें थोड़ी सी रुक जाएं। तो इसमें गांधी इरविन पैक्ट बोलते हैं। इन दिस गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। पहले राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस के लिए उन्हें बुलाया गया था, उन्होंने मना कर दिया था कि हम नहीं जा रहे, बट अब उन्होंने कहा ठीक है हम तुम्हारे साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चलने के लिए रेडी है। द कांग्रेस हैड बायकॉटेड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। पहले जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसको बायकॉट करा था ना कांग्रेस ने, बट द गवर्नमेंट अग्रीड टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर। बट गांधी जी ने कहा मैं तुम्हारे साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चलने के लिए रेडी हूँ,
बट आपको जितने भी लोगों को आपने जेल में डाला है ना, जितने भी प्रिजनर है, इन सभी को आपको रिलीज करना होगा, तभी मैं आपकी बात को मानूंगा और आपके साथ लंदन चलूंगा। क्योंकि राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस होनी थी वो कहाँ होती थी? लंदन में होती थी। इन दिसंबर 1931 गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर द कॉन्फ्रेंस बट द नेगोशिएशन ब्रोक डाउन एंड ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड। फिर गांधी जी दिसंबर 1931 में गांधी जी कहाँ चले गए? लंदन चले गए उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। बट जब वो वहां गए तो वहां पर जाकर उन्होंने क्या देखा? कोई भी उनकी बात को ही नहीं सुन रहा है, उनको नेगोशिएट किया जा रहा है। और जब वो वापस आए तो बहुत ही ज्यादा वो डिसअपॉइंटेड है। क्यों? क्योंकि जब गांधी जी लंदन गए थे ना, तो लोगों को बहुत होप थी कि गांधी जी वहां से आएंगे तो गांधी जी ऐसे कुछ चीजें लेकर आएंगे, फ्रीडम लेकर आएंगे, जिससे हम लोग सभी फ्री हो जाएंगे। बट जब गांधी जी आए तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और डिसअपॉइंटेड क्यों थे? क्योंकि जब गांधी जी वहां चले गए तो ना सिचुएशन कंट्री की और ज्यादा खराब हो गई। देखिए कैसे खराब हो गई थी। आफ्टर रिटर्निंग बैक ही सॉ गफ्फार खान एंड जवाहरलाल नेहरू वर बोथ इन जेल। इनको पहले भी जेल में डाल दिया गया था, छोड़ा ही नहीं गया। वो वहां गए तो वहां जाते इन्होंने क्या करा? इनको दोबारा से जेल में डाल दिया गया था। गांधी जी तो थे ही नहीं, मतलब मेन जो हेड लीडर था वो तो था ही नहीं। उठा के लीडर, सभी लीडर्स को जेल में डाल दो। कांग्रेस पार्टी को भी क्या कर दिया? इलीगल अनाउंस कर दिया कि कांग्रेस पार्टी क्या है? कांग्रेस पार्टी एक इलीगल पार्टी है, तो कांग्रेस को इलीगल अनाउंस कर दिया गया। गांधी अब इलीगल पार्टी अनाउंस कर देगा। और जब गांधी जी वहां गए तो देखो ये सारी चीजें हो गई थी उनके पीठ पीछे कि मेन लीडर तो है ही नहीं, कांग्रेस पार्टी को इलीगल बना दो। उसी टाइम पे भगत सिंह वगैरह को फांसी भी दी गई थी। तो जब ये लोग वहां पर गए थे गांधी जी, तो लोग ये चाह रहे थे कि मे भी वो इनकी फांसी वगैरह रुकवा देंगे। बट वहां पर से आने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो उनको फील ऐसा होने लगा गांधी जी को कि जो मैंने ये सिविल डिसोबीडियंस या सीडीएम जो बंद किया था वो शायद गलत किया था, मुझे ये कॉल ऑफ नहीं करना चाहिए। तो इनको एक बार सबक सिखाना पड़ेगा कि मतलब पीठ पीछे ये कर दिया, सब पहले ही करते सामने करते नहीं, जेल में डाल दिया गया, सब कुछ कर दिया उनके पीठ पीछे। क्योंकि महात्मा गांधी तो इंडिया में थे ही नहीं, जब आए तो उन्होंने ये सारी चीजें देखी। दोबारा से सारे लॉ बन गए, टैक्स वगैरह सब कुछ दोबारा स्टार्ट हो गया था। तो उन्होंने दोबारा से आफ्टर द गांधी जी रिलॉन्च सीडीएम, तो गांधी जी ने ये डिसाइड किया कि मुझे ये जो सीडीएम है, सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट है, ये दोबारा से शुरू कर देना चाहिए। वी कैन कॉल द सीडीएम सेकेंड, इसको सीडीएम सेकेंड, सिविल डिसोबीडियंस सेकेंड बोला जाता है। सिविल ओबीडियंस सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट सेकेंड बोला जाता है। बट इट लॉस इट्स मोमेंटम बाय 1934। ये बट अपना जो मोमेंटम था ना उसको पूरी तरीके से ये लॉस कर चुका था। क्यों लॉस कर दिया था इसने अपना मोमेंटम? इसने अपना मोमेंटम इसलिए लॉस कर दिया था क्योंकि देखिए गांधी जी क्या कर रहे थे, मूवमेंट स्टार्ट करते और फिर उसको कॉल ऑफ कर देते। जो प्रॉब्लम देखते वो तो लोग देखते थे ना, तो लोगों को लगने लगा भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ये तो स्टार्ट करते बंद, स्टार्ट बंद, स्टार्ट बंद, ठीक है। लॉन्च किया फिर कॉल ऑफ कर दिया, लॉन्च किया फिर कॉल ऑफ कर दिया, ऐसी चीजें थोड़ी चलती है। तो जो अब ये जो दोबारा स्टार्ट हुआ है ना मूवमेंट, तो इसमें काफी सारे ऐसे लोग हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इस मूवमेंट में, क्योंकि लोगों को अब ऐसे लगने लगा ये भी कॉल ऑफ कर देंगे तो क्या फायदा हमारा पार्टिसिपेट करने का, हमारे इतनी मेहनत करने का कोई फायदा है नहीं। क्योंकि जब दोबारा से कॉल ऑफ होना ही है तो हम इसमें पार्टिसिपेट ही क्यों करें। तो इस टाइम पीरियड को इसका जो पूरा मोमेंटम था वो खो दिया था। किसने? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ने। क्यों? क्योंकि गांधी जी हर मूवमेंट को क्या कर रहे थे? कॉल ऑफ कर दे रहे थे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से लोग थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। आज हमने देखो दांडी मार्च पढ़ा, सॉल्ट मार्च पढ़ा, और ये भी देखा गांधी इरविन पैक्ट में क्या था, क्या गांधी जी फ्रीडम दिला पाए या नहीं दिला पाए, और किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया नहीं किया, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जब ये जो सीडीएम सेकेंड स्टार्ट हुआ, सीडीएम सेकेंड में किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया और किन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। क्योंकि लोगों की जो होप थी ना वो खो चुकी थी, लोग बिल्कुल पूरी तरीके से टूट चुके थे, उनके पास एक भी होप नहीं बची थी। लास्ट होप थी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आएंगे तो कुछ लेकर आएंगे, बट वहां से भी वो खाली हाथ आ गए। तो लोगों के पास अब एक भी होप नहीं थी कि वो किसके ऊपर स्टेबल रह सके। तो आगे की वीडियो में हम ये कवर करेंगे कि किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इस मूवमेंट में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।